बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ चमकती थी और घाटियों में शांति का साम्राज्य था। हवा इतनी साफ थी कि मीलों दूर के पेड़ भी साफ दिखाई देते थे। पक्षियों के चहचहाने की आवाज गूंजती रहती थी और झरनों का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब देखा जा सकता था। उन्हें खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक ऊंची चट्टान पर एक छोटा सा आश्रम था। यह आश्रम इतना सुंदर था कि लगता था जैसे प्रकृति ने खुद इसे सजाया हो। इस आश्रम में एक बुद्धिमान सन्यासी रहता था जिसका नाम था आनंद। आनंद एक दिलचस्प व्यक्ति था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी और उसके बाल काले और घने थे। उसकी आंखें तेज थीं, जैसे वो हर चीज को बहुत गहराई से देखता हो। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि आनंद को पूरा यकीन था कि वो दुनिया की हर बात जानता है। हाँ भाई, बिल्कुल हर बात, चाहे वो तारों की गिनती हो या फिर चींटियों के व्यवहार की बात हो। आनंद के पास हर सवाल का जवाब तैयार रहता था। उसके आश्रम में किताबों का एक पूरा खजाना था। दीवारों पर ऊपर से नीचे तक किताबें भरी हुई थी। संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां, दर्शन की जटिल किताबें, गणित के सूत्र, खगोल शास्त्र के नक्शे, आप जो भी सोच सकते हैं वो सब कुछ वहां था। आनंद दिन रात इन्हीं किताबों में डूबा रहता था। सुबह उठते ही वो किताब खोल लेता, खाना खाते समय भी किताब पढ़ता और रात को सोने से पहले भी किताबों के साथ ही समय बिताता। आनंद के मन में ज्ञान की एक विशाल नदी बहती रहती थी। वो हमेशा सोचता रहता था कि कैसे ये दुनिया काम करती है, कैसे लोग जीते हैं, कैसे पेड़ पौधे बढ़ते हैं, कैसे बारिश होती है और कैसे सच्चाई को समझा जा सकता है। उसके दिमाग में हजारों सवाल और उनके जवाब घूमते रहते थे। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात थी। आनंद को लगता था कि उसके पास हर सवाल का परफेक्ट जवाब है। अरे कम से कम उसे तो यही लगता था। जब भी कोई व्यक्ति उसके आश्रम में आता था, आनंद का उत्साह देखने लायक होता था। वो तुरंत अपनी जगह से उछल पड़ता और विजिटर को अपनी बातों से भर देता था। आइए आइए, बैठिए। आपको पता है कि इस पहाड़ की चट्टानें कितनी पुरानी हैं? और ये हवा जो आप महसूस कर रहे हैं, इसमें कितने तरह के तत्व मिले हुए हैं? बेचारे लोग सिर्फ पानी मांगने आते थे और आनंद उन्हें भूगोल का लेक्चर देना शुरू कर देता था। लेकिन एक दिन कुछ बिल्कुल अलग होने वाला था। ये दिन आनंद की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। उस दिन सुबह का समय था। सूरज अभी अभी पहाड़ों के पीछे से निकला था और उसकी सुनहरी किरणें आश्रम की दीवारों पर नाच रही थी। पंछी अपने मधुर गीत गा रहे थे और हवा में जंगली फूलों की मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। आनंद अपने आश्रम के बाहर एक छोटी सी चटाई पर बैठा हुआ था और अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर दूर से आते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। वो आदमी बहुत ही साधारण दिख रहा था। उसने बहुत सादे मिट्टी के रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके पैरों में सिर्फ सादी चप्पल थी और उसके पास कोई सामान भी नहीं था। लेकिन जो चीज सबसे अलग थी वो था उसके चेहरे पर फैली हुई अजीब सी शांति। ऐसी शांति जैसे उसके मन में कोई तूफान नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। वो बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से चलता हुआ आ रहा था, जैसे उसके पास दुनिया का सारा समय हो। आनंद को बिल्कुल पता नहीं था कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान बुद्ध थे। हाँ भाई, वही बुद्ध जिनकी शिक्षाओं से पूरी दुनिया रोशन हो गई थी। बुद्ध आनंद के पास आकर शांति से बैठ गए। उन्होंने अपनी मधुर आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, नमस्कार मित्र, क्या आप मुझे कुछ चाय दे सकते हैं? लंबी यात्रा के बाद गला सूख गया है। आनंद तो जैसे खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, उसे लगा कि ये तो एक शानदार मौका है अपना ज्ञान दिखाने का। एक नया श्रोता मिल गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाता हूँ। और हाँ, चाय के बारे में मैं आपको बहुत सी दिलचस्प बातें बता सकता हूँ। कहकर आनंद तुरंत अंदर भागा और चाय बनाने में जुट गया। रसोई में चाय बनाते समय भी आनंद के दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। अरे वाह, कितना अच्छा मौका मिला है। मैं इस आदमी को चाय के बारे में सब कुछ बताऊंगा। चाय की खेती कैसे होती है, चाय के कितने प्रकार होते हैं, चाय पीने के क्या फायदे हैं, चाय का इतिहास क्या है, सब कुछ। वो इतना उत्साहित था कि चाय बनाते समय भी मन ही मन अपना भाषण तैयार कर रहा था। जब आनंद चाय की ट्रे लेकर वापस आया तो बुद्ध बिल्कुल वैसे ही शांति से बैठे हुए थे। वो आसपास के प्राकृतिक नज़ारों को देख रहे थे, जैसे वो हर चीज में कुछ खूबसूरत ढूंढ रहे हों। आनंद ने चाय का कप बुद्ध के सामने रखा और अपना परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। आइए आइए, चाय पीते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि चाय पीने का सही तरीका क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि एक पूरी कला है। बुद्ध ने सिर हिलाया और चुपचाप सुनने का इशारा किया और फिर आनंद का शो शुरू हो गया। वो बताने लगा कि देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चाय की पत्ती की। ये पत्ती कैसे तोड़ी जाती है, कैसे सुखाई जाती है, कैसे इसका रंग और स्वाद तय होता है। फिर पानी का मामला है।
पानी का तापमान बहुत ज़रूरी है। अगर पानी ज़्यादा गर्म हो तो चाय कड़वी हो जाती है, और अगर कम गर्म हो तो स्वाद ही नहीं आता। और हाँ, पानी की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। पहाड़ी पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो चाय के स्वाद को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाते हैं। बुद्ध बहुत धैर्य से सुन रहे थे, बीच बीच में सिर हिला रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने चाय का कप तक नहीं उठाया था। आनंद का उत्साह देखते ही बन रहा था। वो आगे बोला, और फिर आती है चाय पीने की टाइमिंग की बात। सुबह के समय चाय पीना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस समय हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है। दोपहर में चाय पीने से एनर्जी बूस्ट मिलता है, और शाम को चाय पीने से दिन भर की थकान उतर जाती है। लेकिन रात को चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उससे नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। इतना कहकर आनंद ने देखा कि बुद्ध धीरे से चाय का कप उठा रहे हैं, लेकिन जैसे ही बुद्ध ने कप को अपने होंठों के पास ले जाने की कोशिश की, आनंद फिर से बोल पड़ा, अरे रुकिए रुकिए, अभी तो मैंने आपको चाय के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताया ही नहीं है। देखिए, चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। इसमें कैफीन होता है जो हमारे ब्रेन को अलर्ट रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाय पीने से हमारा मूड अच्छा हो जाता है। साइंटिफिक रिसर्च में ये साबित हो चुका है। बुद्ध ने फिर से कप रख दिया और मुस्कुराते हुए आनंद की बात सुनते रहे। आनंद को लग रहा था कि उसका ऑडियंस बहुत इम्प्रेस्ड है, इसलिए वो और भी जोश में आ गया। और हाँ, चाय का कल्चरल इंपॉर्टेंस भी कम नहीं है। चाय की खोज चीन में हुई थी, फिर ये इंडिया आई, फिर यूरोप गई। हर देश में चाय पीने का अपना अलग तरीका है। कहीं दूध के साथ, कहीं बिना दूध के, कहीं चीनी के साथ, कहीं नमक के साथ। और हमारे यहाँ तो चाय सिर्फ ड्रिंक नहीं है, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का जरिया है। जब भी कोई मेहमान आता है, सबसे पहले चाय ऑफर करते हैं। आनंद का लेक्चर चलता ही रहा। वो बताने लगा कि कैसे अलग अलग तरह की चाय के अलग अलग फायदे होते हैं। ग्रीन टी वेट लॉस के लिए अच्छी है, ब्लैक टी एनर्जी के लिए परफेक्ट है, हर्बल टी रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट है, और अदरक वाली चाय तो सर्दी जुकाम की रामबाण दवा है। इस बीच बुद्ध ने कई बार चाय का कप उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार आनंद कुछ ना कुछ नई बात शुरू कर देता था। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था आपको बताना, चाय पीते समय का पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी चाहिए, कंधे रिलैक्स होने चाहिए और सांस धीरे धीरे लेनी चाहिए। इससे चाय का स्वाद और भी बेहतर लगता है और डाइजेशन भी अच्छा होता है। आनंद ने चाय पीने की मेडिटेशन टेक्निक भी बताई। जब आप चाय पी रहे हों तो पूरा फोकस चाय पर रखिए, उसकी खुशबू को महसूस करिए, उसके स्वाद को समझिए, उसकी गर्माहट को एंजॉय करिए। ये एक तरह की माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है। इस तरह से पूरे आधे घंटे बीत गए। आनंद लगातार बोलता रहा, जैसे उसके पास चाय पर एक पूरी यूनिवर्सिटी डिग्री हो। वो चाय के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बताने लगा, चाय इंडस्ट्री के बारे में बताने लगा, चाय गार्डन्स के बारे में बताने लगा। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये थी कि बुद्ध का कप अभी भी वैसे का वैसा भरा हुआ रखा हुआ था, और उन्होंने अभी तक एक घूंट भी चाय नहीं पी थी। आनंद को अपने परफॉर्मेंस पर बहुत गर्व हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपना ज्ञान शेयर कर रहा है, लेकिन उसे ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था कि उसका मेहमान प्यासा बैठा हुआ है और चाय पीने का मौका ही नहीं मिल रहा। और फिर अचानक बुद्ध ने एक बहुत ही अजीब और अनएक्सपेक्टेड काम किया। उन्होंने चाय की केतली उठाई और आनंद के कप में चाय डालने लगे। अब यहाँ मजेदार बात यह थी कि आनंद का कप पहले से ही पूरा भरा हुआ था, लेकिन बुद्ध रुके नहीं, वो चाय डालते ही रहे। चाय कप से बाहर निकलकर तश्तरी में करने लगी। तश्तरी भी भर गई तो चाय मेज पर फैलने लगी। मेज से चाय जमीन पर टपकने लगी। पूरा साइड एरिया चाय से भर गया, लेकिन बुद्ध अभी भी चाय डाल रहे थे। आनंद को लगा जैसे उसका दिमाग हैंग हो गया। वो घबराकर चिल्लाया, अरे भाई साहब, रुकिए रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? कप तो पहले से ही फुल भरा हुआ है, अब इसमें और चाय कैसे आएगी? सब जगह गंदगी हो रही है। बुद्ध ने शांति से केतली रख दी और बहुत प्यारी मुस्कान के साथ बोले, बिल्कुल सही कहा आपने आनंद, जब कप पहले से ही भरा हो तो उसमें और कुछ नहीं आ सकता। आनंद को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, जी हाँ, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, फिजिक्स के हिसाब से भी यही होता है, लेकिन आपने ये क्यों किया? बुद्ध ने बहुत शांत और मधुर आवाज में कहा, आनंद, आपका मन भी बिल्कुल इसी कप की तरह है। वो पहले से ही अपने ज्ञान से इतना भरा हुआ है कि उसमें कुछ नया आ ही नहीं सकता। जब तक आप अपने मन को खाली नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नया सीख नहीं सकते। आनंद को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पे हथौड़ा मार दिया हो, या फिर जैसे अचानक से बिजली गिर गई हो। वो समझ गया कि पिछले आधे घंटे से वो क्या कर रहा था। वो इतना बोल रहा था, इतना लेक्चर दे रहा था कि बेचारे बुद्ध को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था।
और सबसे बड़ी बात ये थी कि बुद्ध अभी तक चाय भी नहीं पी पाए थे। बुद्ध ने बहुत प्यार और करुणा के साथ समझाया, देखिए मित्र, ज्ञान वाकई एक अनमोल खजाना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमारे पास पहले से ही सब कुछ है, तो हम नई चीज़ें सीखना बंद कर देते हैं। हमारा मन एक बंद किताब की तरह हो जाता है जिसमें नए पन्ने जोड़े ही नहीं जा सकते। हम दूसरों की बात सुनना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें पहले से ही सब पता है। आनंद को अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया। उसकी आंखों में पानी आ गया। वो बोला, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैंने आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं इतना बोल रहा था कि आपको चाय पीने का मौका ही नहीं मिला। आप प्यासे बैठे रहे और मैं अपना ज्ञान झाड़ता रहा। बुद्ध हंसे और बड़े प्यार से बोले, अरे अरे, चाय तो बाद में भी पी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये सबक बहुत ज़रूरी था। और अच्छी बात यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। बुद्ध ने आगे समझाया, आनंद, जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ये एक अनंत समुद्र की तरह है। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। बस हमें अपने मन को खुला रखना होता है, जैसे एक खाली कप। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुजी, कैसे मैं अपने मन को खाली कर सकता हूँ? मैंने इतना कुछ पढ़ा है, इतना कुछ सीखा है, तो क्या उसे भूल जाऊं? बुद्ध ने धैर्य से जवाब दिया, नहीं नहीं, भूलने की बात नहीं है। सबसे पहले ये मान लीजिए कि आप सब कुछ नहीं जानते। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आप ये मान लेंगे तो आपका अहंकार कम हो जाएगा। फिर जब आप किसी से मिलें तो पहले सुनिए, फिर बोलिए। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ सिखाने को होता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़ा आदमी या कोई अनपढ़ व्यक्ति। सबके पास अपना अनुभव होता है। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि गर्व ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हमें लगता है कि हम बहुत जानते हैं तो हम दूसरों की बात सुनना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पहले से ही सब जवाब है। लेकिन सच्चा ज्ञानी वो होता है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वो जानता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आनंद को लग रहा था जैसे उसकी आंखों से एक मोटा पर्दा हट गया हो, जैसे अचानक से धुंध साफ हो गई हो और उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा हो। वो समझ गया कि पिछले कई सालों से वो गलत रास्ते पर था। वो सिर्फ किताबें पढ़ता रहा, लेकिन जिंदगी से, लोगों से, अनुभवों से कुछ नहीं सीखा। बुद्ध ने प्यार से समझाया, आनंद, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हर जगह है। पेड़ों में, पंछियों में, हवा में, बारिश में, धूप में, और सबसे ज्यादा लोगों के अनुभवों में। एक किसान आपको मिट्टी के बारे में वो बातें बता सकता है जो किसी किताब में नहीं लिखी हैं। एक माँ आपको प्रेम के बारे में वो सिखा सकती है जो कोई फिलॉसफी की बुक नहीं सिखा सकती। लेकिन इसे देखने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। आनंद ने थोड़ी परेशानी से पूछा, तो क्या मैंने अब तक जो कुछ सीखा है वो सब बेकार है? क्या मेरी सारी पढ़ाई व्यर्थ गई? बुद्ध ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अरे बिल्कुल नहीं, आपका ज्ञान बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है। बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। ज्ञान दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होता है। जब आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए करते हैं तो वो और भी पावरफुल हो जाता है। बुद्ध ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, देखिए, जब आप अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं सही तरीके से तो वो बढ़ता है, लेकिन जब आप उसे सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो घटता है।